नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली में कल चुनाव घोषित हो गए। दिल्ली में चुनाव की डेट्स घोषित हो गई। हालांकि गहमा गहमी पहले से ही चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को घोषणाएं करनी थी। प्रधानमंत्री जी को जो आवास बना के दिए गए हैं उनकी घोषणा करनी थी, कुछ और चीजों की घोषणा करनी थी। वो सब घोषणा होने के बाद चुनाव की डेट आई, क्योंकि अगर एक बार चुनाव की डेट आ जाती, अगर एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो ये बहुत ज्यादा उद्घाटन वगैरह हो नहीं पाता। तो माहौल पूरा बनाने की कोशिश की गई। ये अलग बात है कि बिधूड़ी ने बयान देकर माहौल का जो पूरा एक बन रहा था बुलबुला, उसमें पिन लगा दी। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने आपकी जगह आपदा शब्द का प्रयोग करके और उसके बाद लोगों को मकान देकर और मकान देंगे, फला करेंगे, ढिमका करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि 10 साल में क्यों नहीं किया। चुनाव आता है तभी ये करेंगे, वो करेंगे, क्यों शुरू हो जाता है। वैसे इस मामले में केजरीवाल जी भी पीछे नहीं है। 10 साल से शासन में है यहां पर, बल्कि 10 साल से ज्यादा हो गया, 11 साल के आसपास शासन में है और अब भी घोषणाएं किए जा रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि अगर महिलाओं को 2100 रुपया महीना देना ही था तो साल भर पहले क्यों नहीं शुरू कर दिया गया। चुनाव के बाद देने की क्यों बात है। यह सवाल ऐसा होता है जो हर नेता के सामने होता है और कोई नेता जवाब नहीं देता है। पहले बात कर लेते हैं राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनकी, जिसको वो शायरी कहते हैं, उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी घटिया शायरी, वो जितनी घटिया 2 लाइनें 4 लाइनें बनाकर उसको शायरी कहना, तो शेर के ऊपर इल्जाम हो जाएगा। क्योंकि शेर जो होता है उसकी बहर होती है, रदीफ होता है, काफिया होती है। इन सारी चीजों से राजीव कुमार का तो कोई लेना देना नहीं है। इधर का उधर का जोड़ के कुछ बना देते हैं और ऐसा बनाते हैं जो ट्रक के पीछे लिखी होती हैं 2 लाइनें, उनसे भी खराब बनाते हैं। अब उनकी ये लगभग आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि 8 फरवरी को हो रहे हैं रिटायर। तो इसके बाद तो उनके ये जो 2 लाइनें 4 लाइनें हैं, उनके घर वाले भी नहीं सुनने वाले, वो भी हाथ जोड़ लेंगे कि भैया बहुत हो गया, रहने दो, मत सुनाओ, यार दोस्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उनको लगा होगा चलो 3-4 यहीं पे ठेल देते हैं, यही टाइम है। पत्रकार जो सामने बैठे हुए हैं उन्हीं को सुना देते हैं, टीवी पर आ जाएगा, दुनिया भर में चला जाएगा। तो बस वहां पर सुनाकर अपना शौक पूरा कर लिया। लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो ईवीएम वगैरह को लेकर हैं, क्योंकि कुल मिला के 10 मिनट उन्होंने बात की दिल्ली के इलेक्शंस पे, फटाफट डेट वगैरह बताया उन्होंने और उसके बाद तुरंत आ गए डिफेंड करने के लिए। आप जानते हैं कि कोर्ट में केस था और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब महमूद पारचा को यह कहा कि इनको सारे पेपर्स दिखाए जाएं, तो फटाफट नया नियम बन गया कि फला फला कागज नहीं दिखाए जा सकते और उसको वो डिफेंड कर रहे थे। एक बार उन्होंने कहा कि इतने करोड़ घंटे की रिकॉर्डिंग है, कोई देखने बैठेगा तो इतने 100 साल लग जाएंगे। अरे भाई, किसको कितने साल लगेंगे इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उनको किसी एक ही बूथ के किसी एक ही टाइम का 2 घंटे का रिकॉर्ड देखना हो। कोई जरूरी थोड़े है कि पूरा रिकॉर्ड उठा के बैठेंगे। कोई लाइव शो थोड़े चल रहा है कि शुरू से देखेंगे तभी दिखाई देगा। उनको मान लीजिए खास बूथ का 6 से 8 घंटे का देखना है, वो 6 से 8 घंटे का देख लेंगे। आपको दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं हम दिखा ही नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा रिकॉर्डिंग है, इतना लंबा टाइम जीवन में लगेगा। यह फैसला सामने वाले को करने दीजिए ना। कोई कहे कि मैं 1000 पेज की किताब ही नहीं लिखूंगा, वरना इसको पढ़ने में जो है किसी को पूरा टाइम लग जाएगा। कोई लाइब्रेरियन कहे किसी के पास आप जाइए, कहिए भाई वो वाली किताब निकाल दो, कहे भाई वो तो 1000 पन्ने की किताब है, उसको पढ़ने में तो तुमको साल भर लग जाएगा, वो किताब मैं तुमको दूंगा ही नहीं। ये क्या लॉजिक होता है। हो सकता है उस 1000 पन्ने में एक कोटेशन देखना हो सकता है महमूद पारचा साहब या कोई भी जो वहां से रिकॉर्डिंग मांग रहा है उसको घंटे 2 घंटे की देखना है। ऐसे ही उन्होंने कहा 17A नहीं दे सकते, ये पोलिंग स्टेशन पर दिन भर के वोटर्स के साइन और नाम लिखते हैं। और लॉजिक ये दिया कि इसके डिटेल इसलिए नहीं दिए जाते कि वोटर की प्राइवेसी खत्म ना हो। ये खुलासा हुआ तो कौन आया, क्या आईडी दिखाई, किसे वोट किया, ये आ जाता है। 17A में किसको वोट किया ये कहां से आ जाता है, जरा सा बताना चाहिए राजीव कुमार जी को। वहां पर बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने पलट के नहीं पूछा कि 17A में यह पता कहां से चलता है कि उसने किसको वोट दिया। बाकी जहां तक सवाल है, जब वोटर लिस्ट गली गली घूमती है तो हर वोटर लिस्ट में हर वोटर के बारे में सबको पता चल ही जाता है, कौन कहां रहता है और कैसे रहता है। प्राइवेसी की बात है, कौन सी प्राइवेसी उसमें बाहर आ जा रही है।
आप वोटर आईडी की बात कर रहे हैं। यहां खेल यह है कि आधार का आंकड़ा पता नहीं कहां कहां देश विदेश की किस किस एजेंसी में फैला हुआ है। आदमी एक सामान खरीदता है फोन पे और उसके बाद इतनी सारी चीजों का ऐड आना शुरू हो जाता है, मैसेज आने और व्हाट्सएप आने शुरू हो जाते हैं कि पूछिए मत। तो प्राइवेसी की बड़ी आपको चिंता है, लेकिन साथ में आपने जोड़ दिया कि किसको वोट दिया यह पता चल जाएगा। मेरा सवाल यह है कि वोट किसको दिया यह कैसे पता चल जाएगा? 17A में तो कहीं यह नहीं होता कि वोट किसको दिया गया। अब आगे देख लीजिए, ईवीएम को लेकर लगातार उनका कहना है कि हैक नहीं हो सकता, इसमें बग नहीं आ सकता, फला नहीं आ सकता, ढिमका नहीं आ सकता। एलन मस्क ने भी कहा था कि ईवीएम हैक की जा सकती है, उस पर भी इनका कहना है कि हिंदुस्तान में ईवीएम हैक नहीं हो सकती। 3 सवाल हैं मेरे। मैं ईवीएम को लेकर अक्सर बात नहीं करता हूं, मेरे दर्शक जानते हैं कि ईवीएम की थ्योरी पर मैं बहुत बात नहीं करता हूं, क्योंकि यह काम जो है इंजीनियर्स का है, यह काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो अपने इंजीनियर्स को लेकर जाएं और जांच कराएं और बाकी सारा कुछ करें, कोर्ट में जाएं। यह कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ईवीएम का, इसलिए ईवीएम पर मैं नहीं बोलता। लेकिन एक्सपर्ट तो राजीव कुमार साहब भी नहीं है, वो भी कोई आईआईटी के इंजीनियर या मैसाचुसेट्स के इंजीनियर नहीं है। दुनिया में तमाम सारे इंजीनियर्स ने, तमाम सारे टेक्नोलॉजी जानने वालों ने कहा है कि हैक हो सकता है और बहुत सारे लोगों ने कहा है हैक नहीं हो सकता है। एक बार इसकी ढंग से जांच क्यों नहीं करा ली जाती है? अगर आम आदमी तक यह सवाल उठा रहा है कि हमने वोट किसी और को दिया और वोट कहीं और चला गया। महाराष्ट्र के किस्से आपको याद हैं, गांव वालों ने कहा कि हमने जिनको वोट दिया वहां वोट नहीं पहुंचा, और फिर जब गांव वालों ने कहा कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे तो वोटिंग पर रोक लगा दी गई। क्यों? जब आम आदमियों को भी शक हो रहा है तो उसकी एक बार थरोली जांच क्यों नहीं कराई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो टेक्निकलिटी पे नहीं दिया था, वो दूसरी चीजों पर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मुद्दा जाता है उसी की परिधि में वो फैसला देता है। उसकी टेक्निकलिटी को लेकर एक बार जांच क्यों नहीं कर ली जाती है? आखिर चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में ईवीएम से ऐसा उनको क्यों प्रेम है? अगर अमेरिका जैसे देश में बैलेट से वोटिंग हो सकती है तो इंडिया में क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है? आप सोचिए, दिल्ली में चुनाव होगा, 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा। क्या ईवीएम से फास्ट हो गया भाई? वोट देने में उतना ही टाइम लगता है, केवल काउंटिंग का मामला है। काउंटिंग भी कभी 3 दिन बाद होती है, कभी 4 दिन बाद होती है, कभी 1 हफ्ते बाद होती है। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है और शाम होते होते रिजल्ट आता है। अगर मान लीजिए बैलेट होता तो अगले दिन रिजल्ट आ जाता, अगले दिन सवेरे रिजल्ट आ जाता। पूरी रात लगातार काउंटिंग चलती थी। तो रात भर में 12 घंटे 10 घंटे का अगर फर्क हो ही जा रहा है तो इससे कौन सा बहुत बड़ा तीर मारा जा रहा है? और मामला सिर्फ टेक्निकलिटी का नहीं है। जो आरोप लगे हैं वो सिर्फ टेक्निकलिटी के नहीं है। आरोप ये भी लगे हैं कि ईवीएम्स को बदल दिया जाता है। आरोप बहुत सारे लगे हैं, और अगर आरोप लगे हैं तो घटिया शायरी सुनाकर उन आरोपों का जवाब नहीं आ जाता है। अगर एक समस्या है और उस पर लोगों ने सवाल उठाया है तो एक स्वतंत्र संस्था की तरह उस पर गौर करके और कायदे से उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन राजीव कुमार जी को किसने अपॉइंट किया है सब जानते हैं। राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ कोई सीमा रेखा पार नहीं करने दी जाएगी। अरे भाई, लोकसभा में एक से एक सीमा रेखाएं पार हुई, एक से एक बातें कही गई, सांप्रदायिक बातें कही गई, क्या क्या नहीं कहा गया, और आप खामोश बैठे रहे। तो आपसे कैसे उम्मीद किया जाए? हालांकि दिल्ली में जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद ही चुनाव आयोग कोई भी कदम उठा सकता है। बिधूड़ी ने जो बयान दिया था वो चुनाव की घोषणा के पहले दिया था, इसलिए चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आगे इस तरह की बातें आती हैं तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है कि नहीं करता है, यह देखने वाली बात होगी। आप भी बताइएगा कमेंट में कि आपको चुनाव आयोग से क्या उम्मीद है। अब दिल्ली का चुनाव इंटरेस्टिंग है। 2 बार से तो यह एक तरफा चुनाव चल रहा है। उसके पहले जो चुनाव हुआ था वो पहली बार त्रिकोणीय चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने उस आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था जो उसी के खिलाफ खड़ी हुई थी। कांग्रेस का समर्थन इसलिए होगा कि चलो कोई सरकार तो बन जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद टर्म पूरा करने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया जब उनको लगा कि अब हम चुनाव दिल्ली में जीत सकते हैं। मौका मिला उनको पहली बार, और उसके बाद से 2 बार लगभग क्लीन स्वीप, लगभग क्या क्लीन स्वीप ही कहा जाता है जिस तरह से दिल्ली में वो चुनाव जीत रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के इतने ही कैंडिडेट आ पाए कि एक छोटी सी कार में बैठकर वो सब एक साथ विधानसभा पहुंच जाए। और कांग्रेस की स्थिति तो यह रही कि लोकसभा विधानसभा दोनों लगातार जीरो होता रहा, कहीं कोई सीट नहीं मिली। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे तो भी सीट नहीं मिली। पिछली बार अलग लड़े थे तो सेकंड पोजीशन पे कुछ जगहों पे आए, लेकिन सीट तब भी नहीं मिली। और विधानसभा में तो लगातार कांग्रेस के कैंडिडेट तीसरी पोजीशन पे आते रहे हैं। वो तीसरी पोजीशन भी क्या है, 4000, 5000, 2000, 2500 वोट जो राधिका खेड़ा अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर बहुत बड़ी नेता बन गई हैं, उनको शायद 1500 वोट मिला था। और ऐसे ही बाकी कैंडिडेट्स को भी ऐसे ही वोट्स मिले थे। तो जाहिर है कि इस बार आम आदमी पार्टी का अपना एक मामला होगा। 2 बार से लगातार क्लीन स्वीप किया है, तो इस बार उनके सामने चुनौती है। और इस चुनौती के साथ ही एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसको पूरा करने के लिए कभी पुजारियों को तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं, उसके पहले इमामों को तनख्वाह देने की बात की थी। अब खबर यह आ रही है कि 1.5 साल से इमामों को कोई तनख्वाह नहीं मिली है। ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके अलावा कोई और ईमानदार नेता है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हां, मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार नेता थे। अगर वाकई पत्रकार सामने बैठा होता, अगर इंटरव्यू प्रायोजित नहीं होता, तो पलट के पूछना चाहिए था कि अगर मनमोहन सिंह वाकई ईमानदार नेता थे तो आप उनके ऊपर इतने ज्यादा हमले क्यों कर रहे थे? क्यों नहीं तब आपने कहा कि देखिए मंत्री भ्रष्ट हैं, लेकिन मनमोहन सिंह तो बहुत ईमानदार हैं? एक बार तो बयान दिया होता। सीधा मामला है कि दिल्ली में सिख वोटों का भी अच्छा खासा बेस है, और उस बेस में सेंध लगाने के लिए, उस बेस से अधिक वोट पाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार काफी अलग तरीके से चुनाव को लिया है। इसके पहले जो पिछली बार का चुनाव था, वो तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस लड़ने से पहले ही हार चुकी थी। ऐसे कैंडिडेट खड़े किए गए, इतना ढीला ढाला प्रचार हुआ कि पिछले चुनाव में कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। इस चुनाव में उन्होंने कई सारे हैवी वेट्स को उतारा है। अब पुराने हैवी वेट्स हैं, अब उनका वेट कितना हैवी रह गया है ये देखना होगा। जैसे जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं अलका लांबा, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पहले चुनाव लड़ने से वो बच रही थी, वो मैदान में उतरी हैं सीधे आतिशी के खिलाफ। यही वो सीट है जहां पर बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र यादव वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित जी के सुपुत्र हैं, 2 बार दिल्ली से एमपी रह चुके हैं, हालांकि ईस्टर्न पार्ट से वो एमपी रहे हैं। इस बार सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। उस सीट पर प्रवेश वर्मा जो हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा भी रागिनी नायक को चुनाव मैदान में उतारा गया। इसके पहले भी वो एक बार विधानसभा चुनाव लड़के हार चुकी हैं। वो छात्र नेता रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही हैं, और इस रूप में दिल्ली में एक असर तो उनका है ही। वजीरपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं। इस तरह से आप देखिए कि कांग्रेस ने बाकी जगहों पर भी, मैं सारे नाम नहीं ले रहा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर भी इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट खड़े किए हैं, उसमें 2 चीजें दिख रही हैं। पहली चीज तो यह दिख रही है कि उसके समझ में आ रहा है कि मुस्लिम वोट उसकी तरफ आ सकते हैं, और दूसरी चीज उसके समझ में आ रहा है कि 10 साल का जो शासन रहा है केजरीवाल का, उसके ऊपर वो हमले कर सकता है। अब उसके पास काफी लूप होल्स हैं। लेकिन सब कुछ डिपेंड इस बात पर करेगा कि किस तरह से दिल्ली में कांग्रेस प्रचार करती है, कितना लग के प्रचार करती है। आज की एक खबर पर अगर भरोसा करें, माकन साहब ने, अजय माकन ने जो है बहुत तीखा हमला किया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, एंटी नेशनल वगैरह कहा था। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। और यह खबर यह बता रही है कि कहा गया है कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली के कि अरविंद केजरीवाल पर ज्यादा हमला ना करें, और यह इसलिए कहा गया है क्योंकि राष्ट्रीय गठबंधन बचा रहे। मेरे हिसाब से यह बहुत बेवकूफाना निर्णय है जिसने भी लिया है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय है। दिल्ली में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, आजीवन उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, आजीवन उसके कर्ता धर्ता हैं। दिल्ली में चाहे आतिशी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई बन जाए, आम आदमी पार्टी का केवल एक ही चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल। और अगर आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला नहीं हो सकता है।
तो अगर कांग्रेस कह रही है अरविंद केजरीवाल के प्रति नरम रुख अपनाया जाए, वाकई, क्योंकि खबरें बहुत सारी होती हैं, जरूरी नहीं कि सारी खबरें सच हों, बहुत सारी खबरों के पीछे और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वाकई अगर यह खबर सच है और कांग्रेस अपने लोगों से कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पर कम हमला करो, तो यह एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। इतनी मेहनत करके इतने इंपॉर्टेंट लोगों को अगर आपने चुनाव मैदान में उतारा है तो आपको सारी बंदूकें चलानी चाहिए। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जिस पर हमला कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी कितना इंटरेस्ट लेते हैं दिल्ली के चुनाव में, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की लगातार सभाएं हो रही हैं, नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता की कोई सभा नहीं हुई है। और कांग्रेस के बड़े नेता का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, 2 ही 3 बड़े नेता हैं। जरूरी यह है कि अगर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर उतरते हैं, अगर जबरदस्त प्रचार करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं, तब तो उसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, आखिरी में 1-2 सभाएं करके रह जाते हैं, तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अब कांग्रेस को देखना है कि वो वहां पर कितनी ताकत लगाती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा दम लगाया है। आप बिधूड़ी को चाहे जो भी कहिए, लेकिन चुनाव तो वो जीत ही चुका है। दक्षिणी दिल्ली का एक इंपॉर्टेंट नेता है, उसका अपना अच्छा खासा फॉलोइंग है। तो आतिशी के खिलाफ अगर बिधूड़ी को चुनाव लड़ाया गया है, तो ऐसे ही नहीं लड़ाया गया है, जीतने के लिए लड़ाया गया है। ऐसे ही प्रवेश सिंह वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अगर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ाया गया है, और वो भी पहले एमपी रह चुके हैं, तो बहुत सीरियसली वहां पर चुनाव लड़ाया गया है। और भी सीटों पर जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट दिए हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी भी इस चुनाव को सीरियसली ले रही है। बीजेपी वैसे भी सारे चुनावों को सीरियसली लेती है। जब चंडीगढ़ जैसे चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए, वो सीन आपको याद होगा कि वोट कैंसिल करवा दिए गए अपने बंदे से, तो बाकी जगहों पर वो क्या करेगी आप जानते हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई जगह पर अंदरूनी कलह दिख रहा है। जैसे अगर आप विश्वास नगर की सीट को देखेंगे, तो यहां जिन शर्मा जी को टिकट दिया गया है, उन शर्मा जी का अच्छा खासा विरोध दिख रहा है, पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। अब ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है या कुछ और है, मैं नहीं जानता, लेकिन बीजेपी में भी अंदरूनी कलह काफी दिखाई दे रही है। इसका कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। मुझे जो अभी से दिखाई दे रहा है, वो ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस तरह से क्लीन स्वीप करने की कंडीशन में तो नहीं दिख रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी बदली गई हैं जिनको देखकर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह सीट क्यों बदली गई। जैसे दिलीप पांडे न केवल मेरे पर्सनल मित्र हैं, और पर्सनल मित्र भी किसी और रिश्ते से नहीं है, इसी रिश्ते से हैं कि दिल्ली में जब कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस समय अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में था जिस तक आप आसानी से पहुंच सकते थे, और जो दिन रात आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा था, वो था दिलीप कुमार पांडे। तिमारपुर विधानसभा में दिलीप की इमेज बहुत अच्छी है, बहुत सारा काम करवाया है उन्होंने। उसके बावजूद उनका टिकट काट के एक ऐसे दल बदलू को दे दिया गया, जो पहले कांग्रेस में था, फिर भारतीय जनता पार्टी में गया, और अब आम आदमी पार्टी में गया है। तो पार्टी विद द डिफरेंस, तो ना आम आदमी पार्टी बची है और ना ही भारतीय जनता पार्टी बची है। अब ऐसी सीटों पर क्या असर होगा? दिलीप पांडे बहुत काबिल आदमी है और दिलीप पांडे बहुत डेडिकेटेड आदमी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्टी से कोई विद्रोह करने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है और लगातार उनका स्टैंड भी जो है वो पार्टी के साथ ही है। विदेश में बड़ी नौकरी करते थे, अन्ना मूवमेंट में नौकरी छोड़ के आए थे, तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन उनके हटने का तिमारपुर जैसी विधानसभा में क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये केवल तिमारपुर की बात नहीं है, और भी कई जगहों की बात है। तो कुल मिला-जुला के जो स्थिति दिखाई दे रही है कि उस तरह की क्लीन स्वीप की स्थिति में अरविंद केजरीवाल नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे वो डाउन एंड आउट है, चुनाव पूरी तरह से हारने जा रहे हैं, तो मैं अभी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मेरा अपना मानना है कि क्लीन स्वीप जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक सीटें मिलेंगी। सरकार बनाने लायक मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की सीटें भी बढ़ेंगी और कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेंगी। जीरो इस बार नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली कितनी सीटें होंगी अभी बताना जरा जल्दीबाजी हो जाएगी। आगे भी पता नहीं मैं बता पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हवा में बातें करने से अच्छा है कि इंतजार किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह होगा, जो बाकी स्टेट में होता रहा है, कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई, 2-4 सीटों का, 5 सीटों का फर्क रहा, तो क्या अमित शाह दिल्ली में भी वही खेल करेंगे जो कई सारे और स्टेट में कर चुके हैं?
क्या आम आदमी पार्टी अब भी इतनी मजबूत है कि अपने विधायकों को उधर जाने से रोक सकेगी, खासतौर पे तब जब पिछले कुछ वक्त में आम आदमी पार्टी के कई विधायक और कई इंपॉर्टेंट नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं? ये सारे वो सवाल हैं जो 8 फरवरी के बाद इंपॉर्टेंट होंगे। अभी दिल्ली की जनता के सामने ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी का 2100 का वादा, कांग्रेस का 2500 का वादा और इस तरह के तमाम सारे वादों के बीच वो अपने लिए कौन सा रास्ता चुनती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।